8. अर्श, ये बात है 1947 की, 1947 की। काफी पीछे जी। इंडिया का पार्टीशन होता है और कराची से एक सिंधी फैमिली मुंबई में आके सेटल होती है। ओके। इस फैमिली के जो मुखिया थे उनका नाम था फतेहचंद राम से। ओके। अब ये जो है शुरुआत करते हैं मुंबई में एज इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओनर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका दिल करता है, इन्हें फिल्मी दुनिया बड़ी रास आती है, इन्हें जो है फिल्मी दुनिया बड़ी अट्रैक्ट करती है जी। तो ये फिल्में बनाने शुरू करते हैं। ओके। और इनिशियली ये फिल्म बनाते हैं शहीद आजम भगत सिंह, इसके अलावा रुस्तम सोहराब, एक नन्ही मुन्नी लड़की थी। ये 2-3 फिल्में बनाते हैं लेकिन सक्सेस इनके हाथ नहीं लग पाती। ये फिल्में जो है बुरी तरीके से फ्लॉप होती हैं। ओके। और फिर जो है जब ये एकदम कर्जे के अंदर भारी डूब जाते हैं, इन्हें खतरनाक आइडिया आता है। होता क्या है कि एक सीन होता है एक फिल्म में जिसका नाम था एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, जिसमें पृथ्वीराज कपूर और मुमताज होते हैं। और पृथ्वीराज कपूर एक चोरी का सीन होता है, चोरी करने आते हैं और एक मास्क पहन के, बड़ा डरावना सा मास्क होता है। और जैसे ही वो मास्क पहन के आते हैं फर्स्ट रो की ऑडियंस चीखें मारने लगती है। ठीक है। तो राम से जो है इस चीज को नोटिस करते हैं कि पिक्चर तो मेरी पिट रही है लेकिन एक सीन जो है बड़े शानदार जा रहे हैं, एंड स्पेशली ये वाला सीन जैसे मास्क पहन के आते हैं, हॉरर। और यहाँ से उन्हें आइडिया आता है हॉरर फिल्म्स का। और ये आइडिया एक तरीके से बॉलीवुड में एक नए जॉनरा की शुरुआत पैदाइश करता है जी। क्योंकि इसके बाद जो फिल्म बनाते हैं दो गज जमीन के नीचे, और यहाँ से रामसे ब्रदर्स की अपनी एक नीश, अपनी एक मार्केट बननी शुरू होती है। इसके बाद लगातार वो एक के बाद एक 30 फिल्में बनाते, उसमें वीराना हो चाहे पुराना मंदिर हो। उस जमाने में ये अपना एक फॉर्मूला लगाते हैं यार कि जैसे उस जमाने में एक नॉर्मल फिल्म जो है बड़े बजट वाली बनती थी 40 से 50 लाख के बीच में, ठीक है, और उसमें बनने में 1 साल लग जाता था। राम से क्या करते थे, इनकी फिल्मों का बजट होता था मात्र 3 लाख रुपए, जिसमें सरकारी गेस्ट हाउस में जाते थे, वहां पे उनको साथ ये डील करते थे कि मैं जो है जमाने भर की फोटोग्राफ्स लूंगा यहाँ से और इनकी मार्केटिंग करने के लिए मैं मुंबई की मैगजीनों में दूंगा, आप मुझे इसके बतौर शूटिंग करने को दे। और जो सबसे सस्ते एक्टर्स होते थे उनको लेते थे, 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर खत्म कर देते थे फिल्में। हाँ। लो बजट में बढ़िया फिल्में, और कर करके इन्होंने जो है एक के बाद एक 30 फिल्में निकाली और इसके बाद अपना एक नया मुकाम, एक खुद का मुकाम क्रिएट किया बॉलीवुड के अंदर। और उसके बाद फिर जी हॉरर शो और ये वो, तो एक हॉरर का एक चलन शुरू हुआ। So that is like the genesis of horror industry in India. अब अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं कि जाहिर सी बात है कि इन फिल्मों ने कहीं न कहीं आपको भी इंस्पायर या एस्पायर किया होगा। जैसे बिल्कुल, अब इंस्पायर तो नहीं कह सकते लेकिन यस, मतलब एंटरटेन भी बहुत किया है, एटलीस्ट मोटिवेट तो किया होगा कि यार मैं इससे बेटर तो कुछ कर ही सकता हूँ। जी। मैं आपसे पूछूं कि आपने भी जी हॉरर शो वगैरह देखे ही होंगे। बहुत देखे हैं जी। सन्नाटा जी हॉरर शो वगैरह आता था, आप बीती वगैरह आता था। आप बीती, खैर आप बीती वो भी बड़ा शानदार था। जी हॉरर शो की कुछ बड़ी अजीब सी यादें हैं आपके साथ, जैसे मेरे साथ तो बड़ी हैं। अब जी हॉरर से ज्यादा मेरे पास आप बीती की यादें हैं। अच्छा राहुल, उस वक्त पैरानॉर्मल की जो मेरी जर्नी थी वो शुरू नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं मुझे चीजें दिखती थी, मुझे विजिबल होता था, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन जब आप बीती में देखते थे कि एक आत्माएं एक बदला ले रही है किसी से, उसमें अक्सर बदला लेने वाली स्टोरी होती थी कि आत्मा को, यानी किसी लड़की को या फिर किसी लड़के को जैसे मारा गया है, आत्मा आकर उस इंसान को एंड में ठीक वैसे ही मार देती थी और सब कुछ खत्म हो जाता था। एग्जैक्टली। उस पूरा का पूरा सिनेरियो का प्रीमाइस ये होता था। लेकिन राहुल, ये हमारे पैरानॉर्मल पॉडकास्ट से कैसे कनेक्टेड है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? कनेक्टेड इस तरीके से है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको चाहे माने चाहे ना माने, इन फिल्मों ने भले जैसी भी थी, फिर चाहे ये दो गज जमीन के नीचे, ये वीराना, एक तरीके का एक्साइटमेंट, एक तरीके की क्यूरियोसिटी जगाई थी हम सबके अंदर। ये जो एक पुराने सेटअप थे, एक पुराना डाक बंगला, उसमें एक डरावने से रामू काका जो हमेशा लालटेन लेके टहलते हैं, और उसके बाद एक कबीला जिसमें जो है एक राजकुमारी होती है और उसको कुछ जंगल के राज पता होते। एक जो कुछ प्लॉट थे ये हमारे जहन में आके बस गए थे। बिल्कुल, मतलब हम हर पुराने मंदिर को एक शक की नजर से देखने लग गए थे। हम जो है, मैं एक जमाने में हरकत करता था कि मैं एक छोटा सा पीतल का त्रिशूल अपने साथ रखता था। पता नहीं, मुझे लगता था कि ये हमारी रक्षा कर देगा, ये मेरी रक्षा कर देगा, रक्षा कवच, इस किस्म की जो चीजें होती हैं। तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कि जो हॉरर फिल्में हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमें एक तरीके से नर्चर करने में, एक तरीके से एक पैरानॉर्मल का एंगल देने में। फिर इवेंचुअली भाई हमारी जिंदगी में हॉलीवुड आता है, आप इंग्लिश फिल्में देखने शुरू करते हैं। इविल डेड वगैरह तब आने लग गई थी जी, जिसमें शापित किताब के बारे में जिक्र था। एग्जॉर्सिज्म की सीरीज कुछ टाइम बाद, द
द एग्जॉस्टेड, जब जिंदगी में उसको क्या बोलते हैं जिससे फिल्म में डाउनलोड करते थे यार, एक इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर होता था पहले, आईडीएम्स होते थे, डाउनलोड मैनेजर होता था, एंड उससे जो है फिल्में डाउनलोड करके जब एक वर्ल्ड सिनेमा में हम लोगों की शुरुआत हुई, वर्ल्ड सिनेमा में देखना शुरू किया, नए नए किस्म के हॉरर हमें तब पता चलने शुरू हुए। उस जमाने में फिल्म हम लोगों ने देखी थी कॉन्स्टेंटाइन, 2005 में आई थी कॉन्स्टेंटाइन, आई थिंक 2005 की मूवी है जी। एंड कॉन्स्टेंटाइन वाज, मतलब कॉन्स्टेंटाइन देखने के बाद जो है एक इनसाइट मिला मुझे, एटलीस्ट जो वेस्टर्न परसेप्शन है, जो अमेरिकन परसेप्शन है पैरानॉर्मल को लेके, उनके यहाँ एंटिटीज क्या होती हैं, उनके यहाँ जैसे हमारे रिलीजन में चीजें होती हैं, उनके रिलीजन में क्या होता है, मदर मेरी क्या है, एंजल क्या है, सेटन क्या है। मुझे लगता है कि आज का हमारा जो एपिसोड है वो डिकोडिंग द मूवीज होने वाला है ऑफ पैरानॉर्मल, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आई मीन मुझे लगा कि अगर आप एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है जी, तो आई एम प्रीटी श्योर यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आस्क कि ये जो फिल्में हम लोग देखते हैं जी, इसका रियलिटी से कितने दूर, कितने करीब का ताल्लुक है। बिल्कुल। मैं देखिए, मैं परफेक्ट पर्सन तो नहीं कह सकता हूँ खुद को, लेकिन जितना मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई लेट यू नो कि जितना भी आप मूवीज में देखते हैं उसमें कितना मसाला है और कितना ज्यादा रियलिटी है, दिस आई कैन टेल यू एग्जैक्टली। जो जानना है तो अगर मैं ऐसे शुरुआत करूं कि आपके हिसाब से सबसे रियलिस्टिक पैरानॉर्मल मूवी इंडिया में कौन सी है? अब देखिए, रियलिस्टिक तो ऐसे अगर आप कहेंगे द एग्जॉस्टिस्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो थोड़ी रियलिस्टिक। फिलहाल अगर हम लोग बात करें इंडियन मूवी की अगर हम बात करें तो मुझे जैसे विक्रम भट्ट की मूवीज, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मुझे उनकी मूवीज में काफी रिसर्च लगती है। अब चूंकि आयामों में जाना, उसके बाद आत्माओं की दुनिया में जाकर वहां की स्पिरिट से बात करना, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक मूवी है राहुल जिसका नाम है 6 - 5 = 2। ओके, इस मूवी का जस्ट मैंने दिया था लेकिन इसके बारे में बात नहीं करी थी। ये मूवी नहीं है बाय द वे, जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं, अगर उनको ये लगता है कि हम मूवी के कॉन्टेक्स्ट पे बना रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। ये जो एक मूवी है ये एक रियल घटना पर आधारित है। ओके, 23 दिसंबर 2010 की ये एक शूट था इस मूवी का। मूवी का शूट भी नहीं था, इनफैक्ट जो रियल फुटेज थी, राहुल, कहा जाता है कि कुछ दोस्त लोग थे, 6-7 लोग, वो अपना ट्रैकिंग पर गए थे किसी जंगल में। अच्छा, उस जंगल का नाम आज तक किसी ने रिवील नहीं किया है, बट वो जंगल एग्जिस्ट करता है। तो उस जंगल में बाय द वे ट्रैकिंग बंद हो गई अब उस घटना के बाद से। और उस घटना में ये घटना थी कि वापस वहां से एक लड़का आया, मतलब 6 गए थे और एक लड़का वापस आया और उसके हाथ में एक कैमरा था। मतलब जो भी वो वहां पर उसको लड़का मिला रेस्क्यू टीम को, उनके हाथ में एक कैमरा था। कैमरे में हर एक चीज रिकॉर्ड है राहुल। हर एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट जो हुआ वो सब कुछ रिकॉर्ड है, जितनी भी चीजें हुई। अच्छा, बाकी कोई बचा नहीं राहुल, जितने भी लोग गए थे सब के सब मर गए। एक लड़की को गुमशुदा घोषित कर दिया गया, 2 की बॉडी नहीं मिली और बाकी के 2 मरे हुए हालत में मिले, और जो छठा बंदा था वो वापस आ गया एक तरीके से। 6 - 5 = 2 का मतलब ये है कि 6 गए थे, 5 मर गए और 2 वापस आए। 6 गए थे, 5 मर गए और 2 वापस आए, मतलब कि जो इंसान आया है अकेला वो पजेस था, ऐसा लोगों का मानना है। कई सारे प्रोडक्शन टीम्स ने उनका इंटरव्यू भी लिया, कई सारे लोगों ने उससे बातचीत भी करी, लेकिन राहुल वो सबके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा था बातचीत करने में। एक प्रोडक्शन है उसके साथ वो बात करके ओके हुआ और उसने अपनी सारी बातें बताई अलॉन्ग विद द कैमरा फुटेजेस। लेकिन सेंसर बोर्ड, जैसे आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीजों को अलाउ भी नहीं करता है कि जिससे पब्लिक ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से जो फुटेज थी उसकी, उसको एज अ नाटकीय रूपांतरण, मतलब एक प्रॉपर ड्रामेटाइज वर्जन टीवी पर दिखाया गया, मतलब कि मूवी में दिखाया गया। तो जब आप उस मूवी को देखेंगे, अब चूंकि वो जो फुटेज है वो मेरा एक दोस्त है उसने देखी थी प्रॉपर, वो प्रोडक्शन टीम में ही काम करता था उन्हीं की, जहां से वो लोग आइडिया ले रहे थे। तो उसने मुझे बताया कि फुटेज जो थी अर्श, वो दिमाग के परे थी। मतलब उसमें ऐसी चीजें दिखाई गई थी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, जो तुम्हारे पैरानॉर्मल दुनिया से रिलेट भी ना करें। मिसाल के तौर पर एक, अब उसमें क्या होता है कि वो 6 लोग जाते हैं अपना ट्रैक वगैरह पे, और रात होने से पहले ये इंस्ट्रक्शन होता है कि रात होने से पहले वापस आ जाना। अब चूंकि जंगलों में या पहाड़ों पे छल होता है राहुल, ऐसा कहा जाता है कि छलावे बहुत होते हैं। छलावे आपको भी पता है, पहाड़ से आपको पता है, तो जंगलों में भी छलावे बहुत होते हैं राहुल। छलावे मतलब एक्चुअली वो एंटिटी होती है एक छलावा, वो आती है और लोगों को बहका देती है। मतलब वो जो करने वाले होते हैं वो ना करके कुछ और कर देते हैं। तो ये लोगों ने क्या काम किया कि ये लोग ऊपर जा रहे थे ट्रैक पर,
आई गेस यही 13-14 किलोमीटर का ट्रैक होगा, ज्यादा लंबा ट्रैक नहीं था। ओके। तो उस ट्रैक पर जब ये लोग जा रहे थे तो उन्होंने जगह जगह निशान बना दिए क्रॉस के और ऐसा करके, ताकि वापस आते समय वो पेड़ पर आराम से देख सकें लाइट मार के और अपनी जगह पर वापस आ जाए अगर लेट भी हो जाता है तो। खैर वो लोग ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते समय, अच्छा उसमें देखिए अब जब 6 लोग होते हैं राहुल, तो अलग अलग तरह के नेचर के लोग होते हैं। तो उसमें डिफरेंट नेचर्स के लोग थे। तो 3 लड़के थे, 3 लड़कियां थी बेसिकली, ऐसा एक पूरा कॉन्सेप्ट था। और उसमें से क्या हुआ कि जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो बीच में ना उनको एक पेड़ मिलता है राहुल, और उस पेड़ में गुड़िया टंगी हुई थी कई सारी, जो नॉर्मल कठपुतली आपने देखी होगी राहुल। जी। तो कठपुतली पे एक रियल बाल लगा दो। ये सब उस फुटेज में क्या फुटेज में आया हुआ है, सब कुछ था उस फुटेज में। थोड़ा धुंधला था बट इतना था कि आप समझ जाएंगे। ये सब मेरे दोस्त ने बताया, इवन उस मूवी में भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जी। तो जैसे ही वो लोग उस पेड़ के पास पहुंचे हैं, उन्होंने क्या देखा है राहुल कि वो जो पेड़ है वो थोड़ा काला हो रखा है। अच्छा पेड़ में सूखा पेड़ है तो उसकी टहनियों पर कंकाल के जो मुंह है वो लटके हुए। उन्हीं दोस्तों में से एक इंसान ऐसा था जो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं आप उसको कि फनी किस्म का था। तो उसने एक कंकाल को उठाकर बैग में रख लिया। वो डेयरिंग करने की कोशिश कर रहा था, मतलब मजे लेने की कोशिश कर रहा था कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है। वो लात वात मार दिया था उसने पेड़ को। अब वो लोग गुड़िया वाला पेड़ तो उसको जी, उस पेड़ को। लेकिन कुछ लोगों ने बोला मत छुओ। अब जो भी था, फिर वो लोग ऊपर जाते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। वो लोग ऊपर जाते हैं, वहां पर क्या होता है, उनका बैग अपने आप जल जाता है। 6-7 बैग होते हैं, अपने आप जल जाते हैं उनके। और कैसे जलते हैं उनको कोई आइडिया नहीं। तो अब इनके पास वापस आने के लिए ना खाना है ना कोई भी चीज है। अब इनके पास बस एक ही तरीका है कि जल्दी से जल्दी वापस आए। नाउ ये लोग ट्रैक से जब वापस आ रहे होते हैं, अच्छा ये लोग क्या काम करते हैं, उस कंकाल के मुंह को शोपीस के तौर पर ट्रैक पे लटका देते। एक हम लोग हमेशा आमतौर पर जब भी ट्रैक पर जाते हैं तो एक झंडा वगैरह कुछ ऐसा लगा देते हैं, है ना, कि हमने वहां पर हम चले गए हैं, ऐसा करके एक शो करने के लिए। तो इन लोगों ने मजे मजे में वो स्कल को लटका दिया था। वो जो स्कल लेके आए रास्ते में जो मिला था। बिल्कुल। और कहा जाता है राहुल, पैरानॉर्मल जगत की चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप उससे दूर हट जाएं। लेकिन उसके साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा मेरे हिसाब से। राइट। अब राहुल हुआ ये इसके बाद कि वो लोग वापस आने लगे, उस स्कल को वहीं पे छोड़ दिया, वापस आने लगे। अच्छा एक इंसान का बैग सेफ था, कोई दिक्कत नहीं थी, और स्कल वहीं लटका हुआ था। वापस आने लगे तो वो लोग जगह भटक गए, रास्ता भटक गए सारा का सारा। वो स्कल अभी भी उनके पास था? नहीं, वो स्कल वहां उन्होंने लटका दिया था। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज हुई। जब एक इंसान से बोला गया, राजा नाम था उस बंदे का, बोला गया कि तुम अपना बैग खोलो और उसमें देखो क्या है, मतलब कुछ खाने के लिए हो तो दो। उसमें वो स्कल था। यानी वो स्कल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो स्कल वापस उसके बैग में आ गया, वापस से बैग में आ गया था। कैसे किसी को नहीं पता। एक कंटेनर भी था उसमें खाने का। तो ये लोग बहुत डरने लगे कि हमें भूत पिशाच से नहीं पंगा लेना चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा करके। तो उसमें से एक जो बंदा था जो बहुत ज्यादा डेयरिंग था, उसने कंटेनर को बीच में रखा खाने का। अब उसमें खाना था बेसिकली, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत हो तो इस खाने को हिलाकर दिखाओ, ये खाना हमारा है। ये बेवकूफी है राहुल एक तरीके से, पूरी तरीके से। तो उसमें ये सब फुटेज में था। कुछ ऐसा भी है जो मूवी में नहीं दिखाया गया, बट वो फुटेज में है, एंड आई कांट इवन टेल यू कि वो क्या है। अगर थोड़ा इशारे में बात बता सके मैं आपको बता देता हूँ। तो वही ये जो खाने वाली बात है मूवी में भी दिखाई गई, पर एक्चुअल में खाना नहीं था उसमें, 1-2 लड्डू पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा था अगर कोई ऐसा है जो इस लड्डू को खा सके हमारे सामने तो बताओ। और बहुत देर तक बैठने के बाद राहुल क्या हुआ कि वो जो डब्बा था, कंटेनर था, स्टील का कंटेनर था, वो इतनी जोर से फटा है जैसे उसके अंदर कुछ बम रख दिया हो किसी ने। फटा है, बिल्कुल फट गया है वो। और जब उन्होंने अंदर लड्डू को देखा है, अब चूंकि फटा है तो कुछ तो ऐसा प्रेशर बना होगा तो उन्होंने लड्डू को देखा है तो लड्डू जो है किसी ने चबाया हुआ था, ऐसा मेरे दोस्त ने बताया। मतलब किसी ने खा लिया उस लड्डू को। नाउ जैसे ही ये होता है राहुल, सारे के सारे लोग इधर उधर भागते हैं, बिखरते हैं। उसी में से राहुल एक फुटेज है जिसमें एक बंदा था, वो पेड़ पे सर घिस घिस के बेचारा उसने अपनी जान दे दी। उस फुटेज में प्रॉपर दिखाया गया है। और उसके अलावा एक लड़की थी जिसने सर पे पत्थर पटक के एक लड़के को मार डाला पजेस होकर। मतलब उसके सर पे चट्टान दे मारी। और उसके अलावा एक और लड़का था जिसके पीठ पर एक बड़ा सा हाथ का निशान आ गया था रातों रात। अब ये कैसे हो रहा था ये उन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था। बाय द वे जब सुबह हुई है तो जो राजा नाम का बंदा था सिर्फ वही मिला, वो घर वापस आया। क्या वो पोजेस था? वो पजेस था राहुल। अब उसकी माँ भी यही कहती थी कि वो पजेस है, उसकी दवा आज भी चल रही है, वो थोड़ा पागल किस्म का हो गया है। पर
आप सोच रहे राहुल, ये जो मूवी मैंने आपको बताई मेरे लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है, जो काफी रियलिस्टिक लगी मुझे। और जब मैंने इस पर रिसर्च करी, अपने दोस्त से पूछा, तो भी मुझे समझ में आया कि नहीं, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये कह सकते हैं नाटकीय रूपांतरण जरूर है, लेकिन काफी हद तक सिमिलर है। अब एज इट इज तो नहीं दिखा सकते, ऑब्वियसली एज इट इज तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बिल्कुल कुछ हद तक तो यार एज हर चीज सिर्फ फैंटेसी दिखाना भी शायद सही नहीं है, वरना इंसान काफी अपने ही इमेजिनेशन में रह जाता है। आपने एक फिल्म और देखी होगी, तुम्बाड़, बिल्कुल, जो मुझे लगता है शायद पैरानॉर्मल से ज्यादा एक माइथो या एक इतिहास हस्तर के बारे में जिक्र है, जो जिसमें हस्तर के बारे में जिक्र है जी। तो उसमें जो एक चीज दिखाई गई है कि ये एक एंटिटी है हस्तर करके, उसके पास सोना वगैरह तो बहुत है, लेकिन उसके पास खाने के लिए आटा वगैरह नहीं है। अगर आप उसको आटा देते हैं तो उसके बदले में आप जो है वो आपको सोना वगैरह देता है। इससे पहले कि आप इस कहानी को आगे बढ़ाएं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हस्तर नाम की कोई एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। पहली बात, मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बोल चुका हूँ कि इस मूवी में जो दिखाया गया है वो एक फिक्शनल चीज है। मैं नहीं मानता कि वैसा कुछ होता। हाँ, रिचुअल जो दिखाए गए हैं वो हो सकता है कि चीजों को पाने के, लेने के जो रिचुअल है वो जो एक आप थोड़ा बताएंगे उस मूवी के बारे में। आई गेस जिन्होंने नहीं सुना है वो भी जान सकते हैं इस मूवी के बारे में कि क्या है। कॉन्ज्यूरिंग बेसिकली एक सीरीज ऑफ मूवीज है जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, एक कपल है जो कि एग्जॉर्सिस्ट हैं, एक तरीके के पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है जी। और वो अलग अलग केस करते हैं। उनमें से जो पहला जो केस था वो एक आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद आ रहा, वो एक अनाथ आश्रम का था जिसमें 3 बच्चियां रहती थी और उसमें से जो बीच वाली बच्ची थी वो पोजेस हो जाती है। तो कैसे उसके पोजेशन को उसको ट्रैक करते हैं, टैकल करते हैं और कैसे उसको लाइक एग्जॉर्सिज्म उसका करते हैं, द एंटायर मूवी इज अराउंड दैट। अब राहुल, बात यह है कि उस समय पे जो मूवी होती थी एग्जॉर्सिज्म वगैरह की, अब चूंकि हम इंडिया में रहते हैं राहुल, एग्जॉर्सिज्म एक जो वे होता है वो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से होता है। अगर मैं आपसे इंडिया की कोई ऐसी मूवी पूछूं जिसमें आपने एग्जॉर्सिज्म यानी कि कोई महात्मा या कोई संत या फिर किसी भी तरह का कोई एक्सपर्ट वो भूत उतार रहा हो, आपने देखा हो, लेट मी डिकोड इट। मैंने देखा है, लेकिन मुझे अब आप 1921 आई थिंक एक मूवी थी जी, बिल्कुल, शायद उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। अब उसमें भी दिखाया गया, लेकिन वो जो एग्जॉर्सिज्म दिखाया गया था मुझे फ्रैंकली वो सिनेमैटिक ज्यादा लगता है, रियलिस्टिक कम। हालांकि मैंने रियलिस्टिक वाले भी देखे हैं वैसे तो। एक और फिल्म थी रास, अगर आपने देखी, जिसमें आशुतोष ये रहते हैं, आशुतोष राणा जी रहते हैं एंड में और वो एग्जॉर्सिज्म करते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो सिनेमैटिक और लाउड ज्यादा होता है फिल्म के क्लाइमेक्स के हिसाब से। आई एम प्रीटी श्योर जो असली एग्जॉर्सिज्म होता होगा वो ड्रामेटिक आई एम प्रीटी श्योर होता होगा, लेकिन इतना भी ड्रामेटिक नहीं होता होगा कि हवाएं चल रही है, बिजलियां कड़क रही है। बिल्कुल, मतलब आप देखिए कुछ तो मसाला ऐड ऑन करेगा फिल्म, मेरा ऐसा मानना है। अगर मैं आपसे बात करूं 1920 लंदन, जो शर्मन जोशी था जिसमें जो फिल्म थी, और वो एक मंत्र बोलता है, न सृष्टम न दृष्टम अवष्ट काल भेदनम, मतलब इस तरह से एक ऐसा कोई मंत्र होता है बाय द वे? नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है बाय द वे, ये सिर्फ एक ड्रामेटिक प्रेजेंस था। लेकिन उस मूवी में एक सीन था राहुल, जहां पर एक आईने के सामने एक बाबा खड़े होते हैं और वो बताते हैं कि ये आईने की दुनिया है। मतलब जो मैंने अभी तक इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में बताया है वो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि आईने की दुनिया भी हमारे ही समानांतर चलती है, पैरेलल चलती है। उसमें एक पोजीशन भी दिखाया है राहुल, जब वो लास्ट में इस मंत्र का उच्चारण करती है। अगर किसी ने नहीं देखी मूवी तो आई हाईली रिकमेंड, बिकॉज पैरानॉर्मल की दुनिया को समझने वाले लोगों को वो मूवी बहुत सही लगेगी। तो उस मूवी में जब तक मंत्र का उच्चारण होता है तब तक घर की लाइटें फ्लिकर करने लगती है राहुल, ठीक है? अच्छा, लाइट्स का फ्लिकर करना एक रियलिटी है, मैं आपको बता देता हूँ कि रियलिटी है, एग्जैक्ट रियलिटी। आपने पर्सनली भी एक्सपीरियंस मैंने खुद भी महसूस किया है। आज भी मैं अगर किसी केसेस में जाता हूँ और वहां पर बहुत हाईली पोजेशन होता है और उस पोजेशन यानी उस पोजेस इंसान को अगर डर लग रहा होता है तो वो लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं अचानक से। ये एक सिंबल होता है एनर्जी फ्लक्चुएशन का। आई थिंक हमने जब किसी एक एपिसोड में बात करी थी जो पैरानॉर्मल रिसर्चर है वकार राज जी के बारे में, आपने बताया था कि उन्होंने एक मीटर बनाया है जिसको K2 मीटर बोलते हैं। K2 मीटर बोलते हैं, बिल्कुल। K2 मीटर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को नापता है और उसके हिसाब से आपको ये अंदेशा देता है कि आपके आसपास कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है जी। EMF उसमें दिखाता है कि कितना रीडिंग है। तो लाइक आई मीन वहां से मुझे शायद इस बात का आइडिया हुआ था कि जब भी कोई इस तरीके की एंटिटी आती है तो आसपास का मैग्नेटिक फ्लक्स शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल, ये राहुल
जब मैंने आपको अघोरी कर्स के बारे में बताया था, ये तब का एक्सपीरियंस है मेरा जब मैंने पहली बार एक साथ 10-15 लाइटों को फ्लिकर होते देखा था अपनी जिंदगी में। शायद वो आपका पूरी जिंदगी का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था। लेकिन इसके बाद भी फिर मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस देखे, तो मुझे ऐसा लगता है जो मूवी में, अब चूंकि हम लोग मूवीज की बात कर रहे हैं, तो जो मूवी में एनर्जी का फ्लक्चुएशन दिखाते हैं, लाइट का फ्लक्चुएशन, बल्ब का टूट जाना, किसी चीज का गिर जाना, तो मेरे हिसाब से वो 100% रियल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी में जो दिखा रहे हैं वो रियल है, बट ऐसा रियल एग्जॉर्सिज्म में होता जरूर है, फॉर श्योर। और आत्माएं राहुल आपको भटकाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये भी एक चीज रियलिटी होती है एग्जॉर्सिज्म के अंदर, अगर मैं डिकोड करने पे आऊं तो। क्योंकि होता क्या है कि जब आप आत्मा के विरुद्ध, या फिर एक ऐसी आत्मा जिसने किसी इंसान के शरीर को पूरी तरीके से पजेस कर लिया है, आप उसको बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, तो वो आत्मा आपके सामने हो सकता है, अब लेट्स सपोज आपकी कोई मम्मी है, आपकी कोई भी है, तो वो हो सकता है कि आपकी मम्मी के रूप में सामने आ जाए अचानक से। मतलब आपको ऐसा हेलुसिनेट होगा, कोई आएगा नहीं सामने, आपको हेलुसिनेट होगा कि मम्मी आई है सामने और वो बहुत रो रही हैं। तो द मोमेंट आप उनके रोने पर रिएक्ट कर दोगे ना, आपकी जो विल है वो खत्म हो जाएगी, मतलब विल जो है सरेंडर्ड हो जाएगी उस स्पिरिट के। और आत्माएं यही चाहती हैं, जैसे ही आपकी विल उनके सामने सरेंडर हुई है, वो आपको भी पजेस कर लेंगी, वो आपको भी परेशान कर देंगी। आपने राहुल कई सारे ऐसे भी केस सुने होंगे ना कि बहुत बड़े बड़े पंडित गए किसी को सही करने और खुद पजेस होके वापस आ गए। जी। इनफैक्ट वो गैब्रिएल अमोर्थ वाली कहानी में भी वो खुद भी पजेस हो गए थे आखिर में आते आते। तो कहने का मतलब ये है राहुल कि आत्माओं से उलझना अपने आप में एक बहुत टफ टास्क है। और मूवीज में जो दिखाते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी रियल लाइफ है वो रियल लाइफ से इंस्पायर जरूर है कहीं ना कहीं पे। शायद किसी ने वैसा महसूस किया या किसी ने वैसा देखा, तो जो सिनेमा है वो उसको और विजुअल करने का काम करता है, भले ही हाइपरबोलिक वे में, लेकिन विजुअल करता जरूर है, मेरा ऐसा मानना है। राइट। इनफैक्ट एक मूवी और थी अर्श, पता नहीं शायद आपने देखी हो चाहे ना देखी, ये थोड़ी सी रेयर मूवी है। इनफैक्ट इस मूवी में विकी कौशल है, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। और ये मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बनी थी। एक शिप हुआ करती थी अर्श, जिसका नाम था एमवी विजडम। और ये एमवी विजडम के साथ सीन ऐसा था कि इसकी ये टो लाइन टूट गई थी, वो जो एंकर का जो चेन होती है जो जाके एंकर करती है शिप को, वो टूट गई थी और ये शिप जो है समुद्र में खो गई। और ये खोई, उसके बाद 3-4 साल 5-6 साल जितने भी साल बाद जो है ये भटकते भटकते एक दिन वापस जो है मुंबई के हार्बर पर आके लग गई। ठीक है। और जब इसके अंदर लोगों ने जाने की कोशिश करी तो उसके बाद वहां पे एक के बाद एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए। सच एज कि जब ये लोग एंटर करते थे वहां पे तो उन्हें एक लड़की हमेशा दौड़ती भागती दिखाई देती थी। शिप के अंदर एक लड़की कभी यहाँ भाग रही, कभी वहां भाग रही है, ऐसा मल्टीपल लोगों ने देखा, रिपोर्ट किया। इनफैक्ट जब आप एक मूवी को देखेंगे तो उन्होंने इसी को, उसके पीछे फिक्शनल का एक स्टोरी बनाई है कि उसमें कोई फैमिली थी जिसमें सबने मास सुसाइड कर लिया एक रोज, बच्ची वहां पे रह गई और बच्ची उस शिप के अंदर कैद हो गई। अब उसमें लोग जो हैं जो उस शिप के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो कहते हैं कि एमवी विजडम जो है वो हॉन्टेड है और उस पे एक चुड़ैल का साया है वो उसको कंट्रोल करती है। इवेंचुअली कुछ टाइम बाद वो मुंबई के हार्बर से भी ये शिप वापस गायब हो गई और आज के जमाने में शिप कहाँ पे शायद कोई नहीं जानता। इवन जो रागिनी MMS मूवी है राहुल जी, इनफैक्ट वो भी शायद एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। वो कोठी आज भी एग्जिस्ट करती है और बहुत सारे लोग आज भी बहुत परेशान है कि ये मतलब पॉसिबल कैसे है, बट ऐसा हुआ है राहुल। कई सारी जगहों पर जहां पर आत्माएं बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, वहां पर वो आत्माएं अपनी ही घटना को बार बार दिखाती हैं ताकि उसको कोई पहचाने और उस आत्मा को इंसाफ दिला पाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक आदमी इंसाफ दिला देगा। ये जो इंसाफ दिलाने का कॉन्सेप्ट है ना, ये एकदम रियल होता है जो भी मूवी में दिखाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। यदि कोई लड़की जिसके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है किसी जगह ले जाके और वो लड़की वहां मर गई है, फिर उसकी आत्मा भटकती है लेकिन उस दायरे से बाहर नहीं जाती, राइट? वो कहती मैं यहाँ सालों से हूँ और इंतजार कर रही हूँ किसी ऐसे इंसान का जो आपने बहुत सारे ड्रामा शोज में या फिर बहुत सारे मूवीज में सुना होगा। तो एक्चुअल में वो जो आत्माएं होती है वो इंतजार करती हैं। और ऑन दैट नोट अर्श, एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा था निर्भया गैंग रेप वाला। आई थिंक भारत का बच्चा उसको जानता है जी। तो कहते हैं कि जो राम सिंह जो उसमें मेन बंदा था जिसने रेप किया था, अपेरेंटली वो अपनी जेल के सेल में एक रोज लटका हुआ पाया गया। उसने सुसाइड कर लिया था
ओके। अभी इसका किसी को लॉजिक समझा नहीं, क्योंकि वैसे भी कुछ टाइम बाद उसकी जो है फांसी होने वाली थी, उसने मल्टीपल मर्सी प्लीज वगैरह दी थी, लेकिन इसके बावजूद एक रोज जब देखा गया, और एक आई थिंक डॉक्यूमेंट्री आई थी BBC की, डॉटर्स ऑफ इंडिया करके, बहुत रेयर लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा है, उसमें राम सिंह का इंटरव्यू भी था। और उस इंटरव्यू में अगर किसी को ऐसा लगता है कि शायद उसको बड़ा गिल्ट रहा होगा उसके बाद जो उसने सुसाइड किया होगा, ऐसा भी नहीं था। उस इंटरव्यू में अगर कोई देखेगा तो वो साफ आके बोलता है कि अगर लड़की आधी रात को निकलेगी तो उसका तो रेप हो ही जाएगा ना, तो हमने ऐसा कुछ गलत क्या किया, ये वो कहीं से भी गिल्ट का कोई भी रेशा उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा। और उसके बाद एक रोज पता लगता है कि उसने अपने आप को फांसी लगा ली। तो आपने जो ये भी चीज बोली कि कहीं ना कहीं एक आत्माएं भी जो है इंसाफ की गुहार लगाती हैं, या फिर इंसाफ के रास्ते पे होती हैं, या खुद ही इंसाफ कर देती हैं, या खुद ही इंसाफ कर देती हैं, तो that seems like a possibility। मुझे ऐसा लगता है राहुल, क्यों ये राम सिंह वाला जो इंसिडेंट है, ये किसी ने पैरानॉर्मली इसके ऊपर कभी सोचा नहीं कुछ। अब राहुल, सोचने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे बुराड़ी केस के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं जी, उस पर भी पैरानॉर्मल एंगल्स है। एक मूवी की बात मैं और करूंगा जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि काफी अंडररेटेड है, लेकिन उसमें जो चीजें दिखाई गई हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। अगर किसी ने डरना मना है मूवी देखी है, तो उस मूवी में रणदीप हुड्डा के साथ एक कहानी होती है, अगर किसी ने देखा होगा, जिसमें रणदीप हुड्डा कार से जा रहे होते हैं और अचानक से उनके सामने कोई एक औरत आ जाती है और वो गाड़ी को रोकते, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक जेल में बंद होते हैं। फिर पुलिस वाला आता है और कहता है कि तुमने कत्ल क्यों किया, तुमने क्यों मारा उस लड़की को। रणदीप हुड्डा होता है, रणदीप हुड्डा जी होते हैं जी। तो वो कहता है मैंने कोई कत्ल किया ही नहीं है। तो जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि तुम्हारी कार से कत्ल हुआ है, तो तुमने मारा क्यों उसको। तो अब होता ये है राहुल कि उस लड़की की फैमिली, मतलब जो लड़की मरी होती है उसकी फैमिली के लोग आते हैं, इसको मारते हैं कि तुमने हमारी बच्ची को मार डाला या ऐसा कुछ। एट द सेम मोमेंट रणदीप हुड्डा पजेस हो जाते हैं, और रणदीप हुड्डा पजेस होकर उस लड़की की आवाज में कहते हैं कि माँ तुम आ गई फिर से, तुमने मुझे जलाया था जिंदा, तुम्हें याद है। और धीरे धीरे करके किस्सा जब सॉल्व होता है तो फिर वो पुलिस वाला भी पजेस कर दे, मतलब वो अल्टरनेट पोजीशन करती है, जाकिर खान साहब होते हैं शायद उसमें, और वो अल्टरनेट पोजीशन करके अपने परिवार वालों को मार डालती है जेल के अंदर। तो अब ये जो पूरा सिनेरियो है राहुल, इसका मतलब ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक्यूरेट सिनेरियो है। मैंने ऐसे पोजीशन देखे हैं अपनी आंखों से, मैंने खुद भी हील किया है उनको बाय द वे। तो इस तरह के जो पोजीशन होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा आत्माएं जो बहुत ज्यादा डिप्रेस होती हैं, या यूं समझ ले कि बहुत ज्यादा ख्वाहिशें होती हैं उनकी, लेकिन उनको मार दिया जाता है। वो आत्माएं आपके जरिए नहीं या अपने परिवार के जरिए नहीं, किसी एक तीसरे इंसान के जरिए एक ऐसा रास्ता बनाती हैं जो तुम खुद जाओगे उसके पास और खुद को बोलोगे कि तुमने खून किया है। कई सारी आत्माएं ऐसी भी होती हैं राहुल जो ये सारी चीजें करती हैं, और फिर हमें प्रामाणिक रूप से पता चलता है कि जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर जरूर है। बाय द वे इस आखिरी वाली स्टोरी में काफी अमेजिंग एक्टिंग करी थी रणदीप हुड्डा और जाकिर जी ने दोनों ने। इस पर्टिकुलर स्टोरी में अर्श जो एक अजीब सी चीज होती है जो आपने भी जस्ट जिक्र किया जी, कि एक स्पिरिट एक टाइम पे पहले रणदीप हुड्डा को पोजेस करती है जी, उसके बाद तुरंत वो जाकिर जी को पोजेस करती है, और उसके बाद उनके फैमिली में किसी को पोजेस करती है, उनकी फैमिली में किसी को जाके पोजेस करती है, गोली मार लेती है। एंडिंग पर आकर वापस जो है रणदीप हुड्डा की गाड़ी में आके बैठ जाती है। सो एक ही टाइम पे एक स्पिरिट मल्टीपल पोजीशंस कर रही थी जी। मल्टीपल पोजीशन के ऊपर हम लोग बात भी कर चुके हैं कई बार जी। आई मीन बट ये मुझे वैसे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि कितनी इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि एक स्पिरिट की पावर किस हद तक जा सकती है। अब राहुल, मल्टीपल पोजीशंस और ऐसे स्पिरिट के पोजीशन तो आपने बहुत सुने हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा केस भी देखा है जो डुअल पोजीशन के ऊपर था।